नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन इस बीच विपक्षी महाविकास अघाड़ी की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही और इस टेंशन का कारण है अपने कुनबे के टूटने का डर। दरअसल एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस की चर्चा जोरों पर है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी के कई सांसद और विधायक अपनी अपनी पार्टी से नाराज हैं और उनसे संपर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी चर्चा तेज है कि कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इन दावों को सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि बावनकुले का दावा जवाब देने लायक नहीं है। भाजपा ऐसी बेतुकी कोशिशें करती रहती है। हमारा कोई भी नेता कहीं भी जाने वाला नहीं है। महाराष्ट्र के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक पार्टी के साथ हैं। विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग के बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गुरुवार को कहा कि इतिहास उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जो सदन के कामकाज में समान अवसर नहीं देते। आपको बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी इंडिया ब्लॉक के दलों ने पहली बार धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा में एक नोटिस पेश किया था, जिसमें उन पर संसद के ऊपरी सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका में अत्यधिक पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया गया। वहीं इस बीच एक्स पर एक पोस्ट में सिब्बल ने लिखा, जगदीप धनखड़ राज्यसभा के 60 सदस्यों ने उन्हें हटाने के लिए एक नोटिस पेश किया। अभूतपूर्व लोकतंत्र की जननी के लिए दुखद दिन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि देश और विदेश में ऐसी ताकतें हैं जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धनखड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश को खंडित करने, देश को बांटने, देश की संस्थाओं को अपमान करने का यह कृत्य योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। हमें हर राष्ट्र विरोधी बयान को बेअसर करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि देश आर्थिक विकास देख रहा है और एक बड़ी छलांग लगा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम काटे जाने पर रोक लगाने का आग्रह किया। बैठक के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश कर रही है, जिनमें दलित, एससी और पूर्वांचली जैसे हाशिए पर पड़े समुदाय के मतदाता शामिल हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने उन्हें कई आश्वासन दिए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि दिल्ली चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर नाम नहीं काटे जाएंगे और संदिग्ध नाम हटाने के अनुरोध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि जम्मू की विशिष्टता को कम नहीं होने दिया जाएगा और कहा कि उनकी सरकार दरबार मूव को बहाल करेगी। आपको बता दें कि दरबार मूव एक पुरानी प्रथा है, जिसके तहत श्रीनगर और जम्मू में सिविल सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालय क्रमशः गर्मियों और सर्दियों के दौरान 6-6 महीने काम करते थे। लगभग 150 साल पहले डोगरा शासकों द्वारा शुरू की गई इस प्रथा को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जून 2021 में रोक दिया था, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से ई ऑफिस में बदल गया है, जिससे प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। आधार कार्ड को एनआरसी से जोड़ने के प्रयास में असम सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि अगर आवेदक या उसके परिवार ने एनआरसी में आवेदन नहीं किया है तो विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संकटग्रस्त बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा घुसपैठ के प्रयास के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि असम कैबिनेट ने फैसला किया है कि आधार कार्ड सत्यापन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग नोडल विभाग होगा। जिला स्तर पर जिला आयुक्त आधार नामांकन सत्यापन के लिए एक एडीसी नियुक्त करेंगे। हम आधार सत्यापन प्रक्रिया को सख्त करेंगे ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति
आधार कार्ड ना बनवा सके। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि उन्होंने कथित नौकरी के लिए नकद घोटाले में उनका और उनकी पत्नी का नाम लेने के लिए दिल्ली और गोवा में आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीटीआई के मुताबिक सावंत ने कहा कि विपक्षी दल खासकर आम आदमी पार्टी बिना किसी कारण और सबूत के घोटाले में उनका और उनकी पत्नी का नाम ले रहे हैं, जबकि राज्य पुलिस पारदर्शी जांच कर रही है। सावंत ने गोवा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि मैंने दिल्ली और गोवा में आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मेरी पत्नी उनके खिलाफ एक और मानहानि का मुकदमा दायर करेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले की 2 गाड़ियां बुधवार को जगतपुरा इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गईं, जिसमें यातायात पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री शर्मा लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान जगतपुरा रोड पर अक्षय पात्र चौराहे के पास हुई इस टक्कर में 7 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 पुलिसकर्मी और 2 अन्य शामिल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इलाज के दौरान एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो जाने पर जयपुर पुलिस कमिश्नर पीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि मूवमेंट के दौरान प्रतापनगर इलाके में पुलिस के इशारा करने के बावजूद एक टैक्सी कार ने पुलिस की चेतावनी नहीं मानी और काफिले की तरफ बहुत तेजी से मोड़ दिया। तब काफिला चौराहे से निकल रहा था, तब काफिले के सबसे आगे जा रही फॉरवर्डिंग कार से उसकी टक्कर हुई और उस टक्कर में दोनों गाड़ियां असंतुलित होकर एक स्लिप लाइन की तरफ घुस गईं। पीछे से आ रही एक पायलट कार भी बेकाबू हुई और डिवाइडर पर चढ़ गई। उस दौरान दोनों गाड़ियों पर सवार पुलिस अधिकारी और जवान घायल हो गए और मौके पर चौराहे पर तैनात एएसआई गंभीर रूप से घायल हुए। कुल 7 लोगों को अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान ट्रैफिक पुलिस में तैनात हमारे एक एएसआई की इलाज के दौरान जान चली गई। टैक्सी में 2 लोग सवार थे, जिनकी पहचान हो गई है। एक मूल रूप से करौली जिले का रहने वाला है और दूसरा मूल रूप से दौसा जिले का रहने वाला है, जिनका आज निधन हो गया। वह मूल रूप से नीम राणा के पास एक गांव माजरा के रहने वाले हैं। कोलकाता में राजभवन के एक सूत्र ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री प्रत्यय बसु जानबूझकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। वहीं इससे पहले दिन में बसु ने राज्यपाल बोस पर कुलपति नियुक्तियों को मनमाने ढंग से मंजूरी देने और राजभवन को पोस्ट बॉक्स की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। सूत्र ने पीटीआई से कहा कि राजभवन को दृढ़ता से लगता है कि शिक्षा मंत्री जानबूझकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिए, हमारा कारवां आगे बढ़ता रहेगा। राजस्थान के दौसा जिले के कालीखाड़ गांव में बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू बुधवार देर रात कर लिया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दौसा जिला अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि 2 बार ईसीजी करने के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया है। इससे पहले एनडीआरएफ की टीम बच्चे की मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गई थी। वहीं दौसा कलेक्टर देवेंद्र यादव ने कहा कि 9 तारीख को जब ये घटना घटी थी तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू था और अभी यानी 11 तारीख तक चला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दौसा जिले के कालीखाड़ गांव में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे एक 5 साल का बच्चा 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद से बच्चे का रेस्क्यू किए जाने की कोशिश हो रही थी। बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही थी और बोरवेल में एक कैमरा भी डाला गया था। इसमें सोमवार शाम तक बच्चे की मूवमेंट भी देखी गई, लेकिन कल बुधवार रात रेस्क्यू के बाद अस्पताल में बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने गुरुवार को कहा कि वो अंत तक लड़ते रहेंगे। यून सुक येओल ने गुरुवार को टीवी पर संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने पिछले हफ्ते मार्शल लॉ घोषित करने के अपने चौंकाने वाले फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास लोकतंत्र के पतन को रोकने और विपक्ष की संसदीय तानाशाही का मुकाबला करने के लिए एक कानूनी फैसला था। वहीं इस बीच
दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति युन के इस्तीफे या महाभियोग की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि युन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो पद नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे मेरे खिलाफ जांच की जाए या महाभियोग लाया जाए, मैं अडिग रहूंगा, मैं अंत तक लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा कि चाहे मेरे खिलाफ जांच की जाए या महाभियोग लाया जाए, मैं अडिग रहूंगा, मैं अंत तक लड़ूंगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते मंगलवार और बुधवार के बीच युन सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। हालांकि भारी विरोध के बाद उन्होंने 6 घंटों के भीतर ही अपना फैसला वापस ले लिया था। कतर ने कहा है कि वह जल्द ही सीरिया की राजधानी दमिश्क में दोबारा अपना दूतावास खोलना चाहता है। वहीं सीरिया के नए अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर ने क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने की अपील की है। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता डॉक्टर माजिद अल अंसारी ने कहा कि कतर जरूरी इंतजाम पूरे हो जाने के बाद जल्द ही सीरिया में अपने दूतावास को दोबारा से खोलेगा। कतर की सरकारी समाचार एजेंसी को दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि यह कदम दोनों देशों और भाईचारे वाले लोगों के बीच ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि साल 2011 में कतर ने सीरिया की राजधानी स्थित अपने दूतावास को बंद कर दिया था और अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने से पहले FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने से पहले FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए थे कि वो राष्ट्रपति कार्यकाल का काम संभालते ही क्रिस्टोफर रे को उनके पद से हटा देंगे। ट्रंप पहले ही FBI के नेतृत्व के लिए अपने भरोसेमंद काश पटेल के नाम की घोषणा कर चुके हैं। अब इस बीच रे ने बुधवार को FBI की एक आंतरिक बैठक में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि कई हफ्तों तक सोच विचार के बाद उन्होंने पद से हटने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस्टोफर रे को ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान साल 2017 में नियुक्त किया था। उन्हें 10 साल के लिए नियुक्ति दी गई थी, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद FBI ने ट्रंप के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। इसके लिए रे को रिपब्लिकन्स की ओर से आलोचना भी झेलनी पड़ी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।